अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में जराइम बहुत ही ज़्यादा आम हो गए हैं और असलहे का इस्तेमाल बेदरे किया जा रहा है। ये असलहा अमूमी तौर पे पुलिस कहती है कि इलाका गैर या पेशावर से आता है, स्मगलिंग होकर यहाँ पे पहुँचता है और उसके बाद कौड़ियों के भाव जो है वो बिकता है, जिसको जराइम पेशा अफराद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन CIA सिविल लाइंस ने एक कार्रवाई की है जिसके अंदर एक फैक्ट्री पकड़ी है जहाँ पे असलहा बाकायदा असलहे के मुख्तलिफ पार्ट जो थे वो बाकायदा बनाए जा रहे थे। इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई ही इस फैक्ट्री के अंदर कोई असलहा बन रहा था? अगर असलहा बन रहा था तो ये कौन लोग हैं, इनका कार्टेल नेटवर्क जो था वो कैसे चल रहा था, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। मैं इस टाइम CIA गाजियाबाद पहुंच चुका हूं और जिस तरह से मैंने आपको अपने इंटरव्यू में बताया था कि CIA ने दावा किया है कि एक फैक्ट्री पकड़ी है जहां पर असलहे का मुख्तलिफ पार्ट जो थे वो बनाए जा रहे थे। ये तमाम देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई कबाड़िए की दुकान है, लेकिन अगर आपको हाफिज इमरान दिखा सके तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं जो असलहे की तैयारी में इस्तेमाल होते थे। मैं एंड में आपको इसकी एंड प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा, अगर आप ये देख सकें ये क्या पार्ट्स हैं। ये तो DSP साहब से या मुलजमान से पूछेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये जो फाइबर कार्बन फाइबर असले का जो खोल बनता है वो इस दाने से बनता है। ये वो दाना है और पाकिस्तान में अक्सर ये दाना नायाब रहता है। ये वो दाना है, ये वो बॉक्सेस हैं जिन बॉक्सेस के अंदर असले को पैक किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल पिस्टल है जिसको ग्लॉक कहा जाता है। ग्लॉक की इस तरह की पैकिंग होती है। ये असले के दीगर पार्ट्स हैं, मैगजीन्स हैं। ये मैगजीन्स के अंदर जो एक जिसके अंदर गोलियां लगाई जाती हैं, ये इस तरह का ग्राफिक्स आपको दिखा सके। ये इसकी असेंबली जो है इसके अंदर जाती है और फिर आप ये गोलियों की नंबरिंग जो है वो आती है। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ये सारी पड़ी हुई हैं। ये AK-47 जिसको असॉल्ट राइफल है, ये उसकी पार्ट है। यहाँ पे ये चीज़ें तो जिस तरह से ये तो खाम माल था, लेकिन तैयारी के बाद भी ये सामान जो है किस शक्ल में आता है वो भी आपको दिखाते हैं। जो मैं आपको वो दिखा रहा था वो कुछ इस तरह का मैगज़ीन जो है वो बन जाता है। वो जो स्टील की प्लेट है वो अंदर चली गई जिसके अंदर मैगज़ीन जो है वो लगना और यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी कि कितनी गोलियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, यानी बन लाहौर में रहा है लेकिन ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है। वो जो मैंने आपको दाना दिखाया था, दाने से ये प्लास्टिक ये जो इसका आउटर बॉडी है पिस्टल की, ये बन रही थी और ये एंड प्रोडक्ट जो है वो ये है। अगर आपको हाफिज दिखा सके, ये मैगज़ीन बिल्कुल तैयार है। ये सैंपल है जो ये बाद में तैयार होता है और ये पिस्टल जो है बाकायदा जो ग्लॉक, अगर आप यहाँ पे देख सकें, ये ग्लॉक लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है और ये जिस तरह की उसके ऊपर पंचिंग होती है, तमाम पंचिंग जो है ये उसी तरह की यहाँ पे की गई है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वो डाइयाँ हैं जिनके ऊपर ये तमाम सामान जो है ये तैयार हो रहा था। ये कई किलो की डाइयाँ, मनों की डाइयाँ हैं जिनको रिकवर किया गया है। कहाँ से ये रिकवर हुई हैं, किस इलाके में ये सारा कुछ बन रहा था, आप देख सकते हैं कि ये पंचिंग मशीनें हैं। ये किस इलाके में बन रहा था, ये CIA के हमारे साथ एक एहलकार हैं, वो कह रहे हैं कि इन सिर्फ ये जो डाइयाँ पड़ी हुई हैं इनकी मालियत जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद की है।
मुलजमान यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये कितने अरसे से इस कारोबार में मुलविस है। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब पुलिस है वो अमूमी तौर पे तासर ये देती है कि ये जितना भी असलहा आ रहा है ये गैर कानूनी तौर पे जो इलाका गैर है वहाँ से आता है, जो कबाइल इलाके हैं वहाँ से आते हैं या पेशावर से आते हैं। इनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं मालिक मकान, ठीक है, मेरी ऊपर रहाइश है। लेकिन जब भी मैं नीचे आता था, दिन के टाइम तो नहीं ये काम होता होगा, रात के टाइम अमूमन करते होंगे जब हम सो जाते थे। अच्छा, तुम उस फैक्ट्री के मालिक को जहाँ पे ये सारा बन रहा ये था, जगह तो किन लोगों को तुमने ये जगह दी थी किराए जब पे? दी थी ना, तब दिन के टाइम गाड़ियों के कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह निकालते थे, ठीक है। रात के टाइम ये काम करते होंगे, वो हमारे इल्म में नहीं था। वो तो जब मैंने ये आई है, पुलिस आई है, हमने देखा तो कितने अरसे से ये लोग तुम्हारे ये घर में मेरे रहे? 3-4 साल से, मेरे 4 साल से हैं मेरे पास, ठीक है। तो जब मैंने ये मुकामी है या पेशावर वगैरह के हैं जिनको नहीं, किराए ये पे दी? इधर है, इधर के ये मुकामी है, अंदराज हुआ हुआ बकायदा थाने में। कौन से जगह पार्ट्स तुमने बनते देखे हैं? मैंने तो गाड़ी के पार्ट्स बनते कौन देखे से? हैं, ये मोटरसाइकिलों के ये अशारे वगैरह हो गए, और जो ये होते हैं लाइटें वगैरह हो गई, ये वाले पार्ट्स। तो तुम्हें नहीं पता था कि ये दिन के टाइम नहीं, मैंने निकलता हुए कितना किराया ले रहे थे इनसे? मैं 25,000 ले रहा था। कितनी जगह है? तकरीबन 10 मरले हैं। ठीक है, वहाँ उस इलाके में इतना ही रेंट चल रहा है? हाँ जी, इतना ही, इससे भी ज़्यादा है। और इनकी जो डिलीवरी थी वो किस टाइम होती थी? इनकी डिलीवरी ये माल वगैरह बिल्डिंग कराते थे, माल पैकिंग करके। दिन के टाइम भी जो पार्ट्स थे वो दिन के टाइम करते थे। बकाया इसका तो मेरे इल्म में नहीं था, ये तो जब मैंने देखा तो तभी मुझे पता चला। तो इनमें से मकान किसको दिया हुआ था किराए पे? ये अंकल जी हैं। अंकल जी को दिया हुआ था। चाचा जी की ना है ਤੁਹਾਡਾ? रफीक मेरा नाम। रफीक कित्थों दे रहने वाले हो? इत्थों मकामी लाहौर। लाहौर दे? जी जी। स्पेयर पार्ट्स बनाते हो या असले का काम करते हो? वो भी करीदा है, ये भी करीदा है। तकरीबन 3-4 साल तो जड़ा ना ये भी कर रहे हैं। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੁxtਲਿਫ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ। ਕੌਣ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਭੇਜਦੇ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਾਹ। ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਸਲੇ ਦੀ? ਅਸਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਅਸਲੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 4 ਸਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫੜੀਜੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੜ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ? ਜੀ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੈਂਬਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਕ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1400-1500 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ 1600 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਜੀ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400-500 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਇਸ? ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਲਚ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਹਫਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੋ ਬਸ? ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੌਬਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੌਬਾ? तौबा अच्छा, तो ये नाल कौन है? ये मेरा वर्कर है। वर्कर है जी। भाई, तुम क्या करते हो?
मैं ये काम करता हूँ प्लास्टिक का। किसने मशीन- सिखाया तुम्हें ये? जी, किसने सिखाया? पहले तो मैं प्लास्टिक का दूसरा काम करता था गाड़ियों वगैरह का, चुंगी अमर सिद्धू में। तो वहाँ से थोड़ा सा प्लास्टिक का काम थोड़ा सीख के ये ग्रिप वगैरह बनाता था। फिर बाद में इधर से आया हूँ, इधर से ये काम करता था, फिर आस्ता आस्ता इसकी समझ आ गई। गाड़ियों का काम करते करते असले में कैसे आ गए? बस इधर काम उधर कम तनख्वाह दी थी, उधर ज़्यादा 2-4। वहाँ पे कितनी तनख्वाह मिलती थी? वहाँ पे मैंने 15,000 और मिला, यहाँ पे यहाँ से 20,000। 5,000 की फर्क हुआ? बस क्या करें, फिर बच्चों का पेट पालना होता है। हाँ? बच्चों का पेट पालना होता है, वो थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिलती, वहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, तो दोनों में फ़र्क क्या है? वो ठीक है, ये गैर कानूनी काम है। अच्छा, ये पता था तुम्हें? ये तो बाद में गैर पता कानूनी चला। काम करने के लिए सिर्फ तुमने 5,000 रुपया ज़्यादा लिया। जी, बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। तो जिन बच्चों का पेट पाल रहे थे उन्हीं की खातिर अब जेल जा रहे हो। तो वो इज्जत की रोटी रास नहीं आ रही थी? वो ठीक थी। इनके साथ कितने अरसे से काम कर रहे हो चाचा के साथ? 3 साल से। 3 साल से। चाचा जी, वो असला बना के किधर भेजता है? वो वहाँ से जो है ना फिर पंजाब में भी आता है और मतलब चाचा जी, असले की वजह से हर रोज़ कोई ना कोई बंदा कत्ल होता है जी। और आप सबसे बड़े मावन हैं ये चीज़ें बनाने में। मैं अब कभी ज़मीर ने कोई मलामत की कि आप किस किस्म का काम जो है वो कर रहे हैं? ज़मीर मलामत करता है जी, अच्छा, ठीक है, मगर कुछ हालात कारोबार के इस तरह के जिस वजह से आदमी लालच में आ जाता है। मगर ये है कि अभी जो है ना, इसके बाद इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। तमाम मुल्ज़िमान वैसे ऐसे ही कहते हैं। एक हमारे साथ रेडिंग पार्टी के अफसर भी मौजूद हैं जो जिन्होंने रेड किया था। जावेद साहब, तमाम मुल्ज़िमान पकड़े जाने के बाद ये कहते हैं कि आइंदा नहीं करेंगे। इनका बैक रिकॉर्ड के बारे में थोड़ी रोशनी डाल दें। बैग ये 4 साल पहले भी पकड़े गए हैं, तो तब तो 2-4 दिन के बाद ये आ गए थे जमानत पे। तभी इसी तरह का केस था? इसी केस तब सिर्फ मैगजीनें थी, बॉडी पार्ट्स नहीं थी, सिर्फ मैगजीन पे। ऐसे ही है ना, तब मैगजीनें थी। बाद में आके इन्होंने जदीद काम शुरू कर दिया, बढ़ा लिया है। तो पिछले जो पैसे लगे हैं कोर्टों में कचहरियों में, वो कवर करने के चक्कर में आदमी लालच में आ जाता है। इन्होंने ये फिर बॉडी पार्ट्स और छोटे जो भी पिस्टल के मुतलका पुर्जे हैं वो बनाने शुरू कर दिए। तो हमें ये पीछे से हदायत थी अफसरान वाला की कि जो लाहौर में फैक्ट्री का काम हो रहा है जो असले की, मुल्ज़िम पीछे जिसको ये सप्लाई कर रहे हैं ये बॉडी पार्ट्स बना के, वो उसके बारे में कोई पकड़ने के लिए कुछ छापे वगैरह? वो तो नहीं, वो तो इलाका गैर में जिनका माल बनता है वो इलाका गैर में बैठे हैं। तो उनका तो अपना एक सिस्टम, एक चैनल बना हुआ है। जब से उधर ऑपरेशन हुआ है आर्मी का, तो फिर इन्होंने पंजाब में, पाकिस्तान में फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी। अच्छा, ये पहले बॉडी पार्ट्स वगैरह वहाँ भी बनते उधर होंगे, बनते अब थे। जब ऑपरेशन हुआ आर्मी का, तब ये लोग भाग के इधर आ गए हैं, इधर सेटअप लगा लिया। सही, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी नई नस्ल को बहुत ज़्यादा शौक़ है असले का। और आप देखें कि आए रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर असले के साथ फायरिंग करते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए अपनी नुमाइश लड़के कर रहे हैं। और अगर इस पिस्टल की, वैसे अभी डीएसपी साहब से चल के पूछते हैं असल कीमत क्या है। जो असल है वो ऑस्ट्रिया में बन रहा है और ये मेड इन पेशावर, और बॉडी पार्ट जो हैं वो मेड इन लाहौर है। डीएसपी साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मुल्ज़िमान का बैक रिकॉर्ड क्या है और असल बंदा तो वो है जो इनको सामान इनसे बनवा रहा है, उसको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा जा सका। चार साल से गैर कानूनी तौर पे असला बन रहा था, डेफिनेटली ये दहशतगर्दों को भी सप्लाई करते होंगे, तो क्यों नहीं पकड़े गए? इसमें होता ये है कि इसने 2 या 3 डमी फैक्ट्री भी बना रखी हुई हैं, जिसमें गाड़ी के ये बॉडी के पार्ट्स, मोटरसाइकिल के मैट्स वगैरह तैयार होते हैं। इस फैक्ट्री के बाद इसने जदीद तरीन कैमरे लगा रखे हुए हैं और ये गुंजान इलाके में फैक्ट्री है जिसकी आवाज़ कोई नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि बाकी फोर्स तो सारी काम करती है अपनी महकमे के लिए जी, लेकिन इज़्ज़त तो अल्लाह ताला जिसको देता है। इसके लिए कम से कम मुझे 3 से 4 दिन अपने मुलाजमीन जो मेरे काबिल तमाम मुलाजम थे
उनकी मैंने फलों की रेहड़ियाँ वहाँ पे इसके घर के दाएं बाएं लगवा रखी हुई थी और 3-4 दिन के बाद ये बंदा हमारे फिर फोकस में आया। फलों की रेहड़ियाँ लगवाने का क्या मकसद था? ताकि ये गली में किसी अजनबी को देखता था, इसको शक हो जाता था। रेहड़ी लगाने का ये मकसद था कि इसको किसी किस्म का शक ना हो, इसकी नकल हरकत पर हमारी पुलिस की CI की मुकम्मल नज़र हो। और यहाँ तक भी नहीं, मैंने तो एक अपना मुलाजम जमीर गुजर को फ़कीर के रूप में भी उस गली में लगा रखा हुआ था। मैंने कहा जब तुम पहली दफ़ा पकड़े गए थे तो उसके बाद छोड़ देते, अब तुम दोबारा कह रहे हो कि इस दफ़ा मैं पकड़ूंगा तो छोड़ दूंगा, इस बिहेवियर को आप क्या कहेंगे? देखिए जी, नफ्सियात की ज़बान में हम इसे रेसिडिविज़म कहते हैं। ये रेसिडिविस्टिक ट्रेट्स होते हैं लोगों के अंदर, स्पेशली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बार बार जाते हैं एक ही जुर्म के लिए या मल्टीपल क्रिमिनल एक्ट्स के लिए, उन लोगों को जो है डिटेन भी करते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद वही जो है वो एक्ट करते हैं। इसमें देखिए सज़ा मिलने के बावजूद एक अगर बंदा बिहेवियर कर रहा है तो उसके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं, उसकी पर्सनालिटी में ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि उसको कंपल्शन की तरफ लेके जाते हैं। और उसमें और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, देखें असला बनाने से जो उसको एक कह लें इकोनॉमिक रीइंफोर्समेंट मिल रही है, वो हो सकता है इस लेवल की हो कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो 4 साल भी रह आएगा। तो और अंदर भी जो माहौल है हमारी जो आप कह लें प्रिजन्स के अंदर, तो वो भी कोई बहुत अच्छा फैसिलिटेटिंग माहौल नहीं है, लोग आपस में भी नेगेटिव बिहेवियर सीख रहे हैं। तो स्पेसिफिकली ये बचपन से आदी बन जाते हैं, ये एक दफ़ा जाते हैं, इनके लिए वो चीज़, वो सज़ा जो है वो उस कैलिबर की ही नहीं है, उनको वो सज़ा कह लें कि सज़ा समझते ही नहीं है। और उनको जो इकोनॉमिक गेन हो रहे हैं या जो नफ्सियाती उनको उस चीज़ से जो एक थ्रिल मिल रही है या एक उस तरीके से एक कह लें कि खुशी मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा होती है। DSP CIA गाज़ियाबाद दानिश रांझा साहब की जानिब से ये दावा किया गया कि ये फैक्ट्री जो थी एक अरसा से गैर कानूनी तौर पे असले के पार्ट्स बना रही थी। इनसे जानते हैं दानिश साहब, किसी पर्टिकुलर मॉडल के पार्ट्स बन रहे थे या तमाम? इनके पास एक सैंपल था ग्लोक का जो ऑस्ट्रेलिया का है और राउंड बोर्ड उसकी कीमत 5 लाख प्लस है। अच्छा, ये उसके पार्सल आते हैं और डिलीवरी तकरीबन कई दफ़ा तो वीक में 2 मरतबा जाती है, कई दफ़ा वीक में 1 मरतबा जाती है। और जो डिलीवरी जाती है वो तकरीबन राउंड अबाउट कोई 700-800 करीब जाती है डिलीवरी पेशावर इंसाफ शाह के पास, जो कि आगे से मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वो भी ये जो इसका बनाया और असला सप्लाई होता है। इंसाफ शाह कौन? इंसाफ शाह एक पठान है जिसकी इलाका गैर में मोहम्मद एजेंसी में जिसकी ये थी फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन आर्मी के प्रेशर के बाद उसने ये अपनी फैक्ट्री लाहौर मुंतकिल कर दी हुई है। जो ये शहबाज के रेमो करम पर फैक्ट्री चल रही है और इसका लुक आफ्टर अब यही कर रहे हैं। अंदाज़न कितने का माल ये महाना तैयार कर लेते हैं, यानी कितने पिस्टल्स का सामान भेज देते हैं? मेरे एक रफ से अंदाजे के मुताबिक 50 लाख के ऊपर का माल ये महीने का जाता है और तकरीबन 10 से 12 लाख का ये फी का माल भेजता है। 4 साल से वो कहता है कि मैं इसी जगह पे ये फैक्ट्री कर रहा हूँ। पुलिस के तो बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, फुट कांस्टेबल्स बड़ी रैकी करते हैं, स्पेशल ब्रांच ये वो। तो 4 साल से गैर कानूनी तौर पे असला बन रहा था, डेफिनेटली ये दहशतगर्दों को भी सप्लाई करते होंगे, तो क्यों नहीं पकड़े गए? इसमें होता ये है कि इसने 2 या 3 डमी फैक्ट्री भी बना रखी हुई हैं जिसमें गाड़ी के
ये बॉडी के पार्ट्स, मोटरसाइकिल के मैट्स वगैरह तैयार होते हैं। ये इस फैक्ट्री के बाद इसने जदीद तरीन कैमरे लगा रखे हुए हैं और ये गुंजान इलाके में फैक्ट्री है जिसकी आवाज़ कोई नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि बाकी फोर्स तो सारी काम करती है अपनी महकमे के लिए जी, लेकिन इज़्ज़त तो अल्लाह ताला जिसको देता है। इसके लिए कम से कम मुझे 3 से 4 दिन अपने मुलाजमी जो मेरे काबिल तमाम मुलाजम थे उनकी मैंने फलों की रेहड़ियाँ वहाँ पे इसके घर के दाएं बाएं लगवा रखी हुई थी और 3-4 दिन के बाद ये बंदा हमारे फिर फोकस में आया है। फलों की रेहड़ियाँ लगवाने का क्या मकसद था? ताकि ये गली में किसी अजनबी को देखता था इसको शक हो जाता था। रेहड़ी लगाने का ये मकसद था कि इसको किसी किस्म का शक न हो, इसकी नकल हरकत पर हमारी पुलिस की CI की मुकम्मल नज़र हो। और यहाँ तक भी नहीं, मैंने तो एक अपना मुलाजम जमीर गुजर को फ़कीर के रूप में भी उस गली में लगा रखा हुआ था। इसमें मुझे भी तकरीबन 5-6 दिन मेहनत करनी पड़ी है और जो मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको इस चीज़ का सलाह देगा। मुलजिम कहता है कि वो पहले भी पकड़ा गया था और हफ्ते बाद बाहर आ गया था। डेफिनेटली पुलिस की जानिब से नाकिस तफ्तीश की होगी, नाकिस चलान बनाया गया होगा। आप लोगों की जानिब से भी ऐसी उम्मीद ही रखी जाए? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। जो कानून के मुताबिक है, जो दफ़ात है, हम उसमें वो लगाएंगे। पहले भी कानून के मुताबिक दफ़ात लगाई गई थी, लेकिन उसमें बरूद ये तैयार नहीं करता। अगर बरूद ये तैयार करता तो मे भी ये सालों साल जेल में रहता। इस पर जो बाकी के दफ़ात जो गवर्नमेंट की PPC में लिखी हुई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं, हम वो लगा देते हैं। वो क्या है उसमें सबसे ज़्यादा क्या सज़ा है? उसमें 3 साल से प्लस सज़ा है, लेकिन क्योंकि जुर्म भी काबिल तो मांग 1365 जी, अगर लेकिन इसके पास से बरूद नहीं निकला। अगर बरूद निकलता फिर वो दहशतगर्दी में जाता था। इसलिए आपने एक दफ़ा जब आप उधर सदर डिवीजन में लगे हुए थे, DSP नवाकोट, तो आपने तब एक गाड़ी पकड़ी थी जिसके अंदर असलहा जो था वो बड़ी मिकदार में आ रहा था। अभी आपने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहाँ पे असलहे के पार्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। ये डीलरों के लिए होता है, ये असलहा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? क्योंकि जब तब आपने वो गाड़ी में से असलहा रिकवर किया था तो उसके साथ मंशियात भी बरामद की थी। तो ये मंशियात, असलहा, ये सारा एक ही कार्टेल चलता है? हाँ जी, एक ही चलता है। जो पेशावर से लेकर आते हैं असला, वो साथ मंशियात भी और जैली करेंसी भी लेकर आते हैं। अगर इनके पास से जैली करेंसी या मंशियात निकलते तो ये वो जो CI या नवाकोट की तरह ये अभी तक ये बाहर लोग ना आते। और जहाँ तक ये सवाल है कि असले का, इन्हीं असले की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में या पाकिस्तान में ये बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और ये असला मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई वो इंसाफ शाह करते हैं। तैयार होके ये जो 5 लाख का ग्लॉक कह रहे हैं जिसकी कॉपी ये तैयार करें, तैयार होके कितने का अंदाज़ा? तकरीबन ये 3.5 लाख का जाता है ये तैयार हुआ तैयार करके, लेकिन ये बेचते हैं उसको असल करके कि ये असल है। और 5.5 लाख उसकी डिमांड करते हैं और 3.5 लाख, 3.5 पौने 4 लाख के करीब ये उसको। फिर तो बहुत पैसा वाला कारोबार हुआ था। हाँ, ये हिरवन से ज़्यादा और आई से ज़्यादा इसमें ज़्यादा पैसे हैं। बहुत शुक्रिया। दानिश रांझा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। ऑपरेशंस पुलिस की जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वो शहर को पुरअमन रखने के लिए सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लाहौर के दिल में यानी बिल्कुल वस्त में एक फैक्ट्री काम कर रही है जिसको 4 साल से एक ऐसा शख्स रन कर रहा है जो असले एक पिस्टल के मुख्तलिफ पार्ट्स यहाँ पे तैयार कर रहा है और फिर उसको इलाका गैर भेज रहा है और वहाँ पे पिस्टल असेंबल होके वापस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आके बिक रहा है। और ये जो कत्लो गारत हो रही है, असला जो इतना आम होता जा रहा है, जिसके खिलाफ CCP भी बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं कि असले के खिलाफ हम ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, गैर कानूनी असला जो है वो पकड़ रहे हैं। आपके लाहौर में फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पे उसके पार्ट्स तैयार हो रहे हैं और दोबारा इलाका गैर से पिस्टल तैयार होकर यहाँ पे आ रहा है और पुलिस लाइल्म है। CIA ने कार्रवाई कर ली तो कर ली, वगरना ऑपरेशन पुलिस का तो कोई हाल नहीं। डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इंसान में अच्छे और बुरे की तमीज़ कैसे आती है? जी देखिए, ये एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है। बचपन से हम थ्रू लर्निंग, थ्रू मॉडलिंग, इमिटेशन, दूसरों को देख के, अपने तजर्बात से, घर वालों की जो कह लें गाइडेंस से, ओवर्ट और इंट्रोवर्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं फैमिली के,
जो हम जब ग्रो कर रहे होते हैं, जिस तरीके से हमें हमारे वालिदैन, हमें हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स, फिर जब बड़े होते हैं तो हमारे जो पेयर सर्कल होता है, जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, जिस तरीके से वो हमारे सामने बिहेव करते हैं, हम उनकी देख के उनसे लर्निंग थ्रू इमिटेशन सीखते हैं, हम मॉडलिंग से सीखते हैं और फिर हम अपने तजर्बात से सीखते हैं। जब हमें तजर्बात में और मॉडलिंग में जो है कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, कोई रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है। जब हमें पनिशमेंट मिलती है या उस बिहेवियर को सराहा नहीं जाता, तो वो उसके ऊपर जो है हमारा बिहेवियर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। इंसान को यानी अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ आती है और वो एक नेचुरली वो सीख जाता है। जब आपको ये तमीज़ आ गई कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ बुरी है, उसके बावजूद आप करें, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए जी, मोरालिटी के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हर बंदे की लेवल ऑफ मोरालिटी या मॉरल इंगेजमेंट जो है वो उतने लेवल का नहीं होता। जब आप देखें कि जो सोशियोपैथ्स होते हैं, साइकोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, या आप कह लें कि जो लोग साइकोपैथी का शिकार होते हैं, हम उनको देखें तो उनके अंदर ये रिमोट और गिल्ट नहीं होता। जिस बंदे के अंदर रिमोट और गिल्ट ना हो, या कोई भी वो अच्छा बुरा काम करने की जो है उसके अंदर तमीज़ नहीं रहती। हम क्यों गलत काम नहीं करते कि हमें एक मॉरल कंपल्शन होती है, हमारे अंदर एक गिल्ट होता है कि हम अगर ये करेंगे तो इसके ये नुकसानात हैं, या इससे ये मुझे जो है नुकसान होगा या पब्लिक एट लार्ज को होगा। तो ऐसे लोगों के अंदर मोरालिटी नहीं होती, ऐसे लोगों के अंदर गिल्ट नहीं होती, उनके अंदर कंडक्ट की जो है बहुत से फीचर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर वैसे तो ये है कि वो असलहे के मुख्तलिफ पार्ट्स बना रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, और फिर उसको पेशावर भेज रहे हैं जहाँ पे उनकी असम्बली हो रही है, और वो फिर दोबारा पंजाब में आ रहे हैं। और आप देख भी रही हैं कि जराइम भी बढ़ता जा रहा है और कत्ल व गारत भी बहुत बढ़ती जा रही है। जो मुलजिम पकड़ा गया है वो इससे पहले भी 4 साल पहले भी जेल काट के आया है और दोबारा वही काम कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें लगता है कि ये ठीक काम था, वो कहता है मुझे पता है कि ये गैर कानूनी काम है और मुझे बड़ा अफसोस भी है। मैंने कहा जब तुम पहली दफ़ा पकड़े गए थे तो उसके बाद छोड़ देते, अब तुम दोबारा कह रहे हो कि इस दफ़ा मैं पकड़ा गया तो छोड़ दूंगा, इस बिहेवियर को आप क्या कहेंगे? देखिए जी, नफ्सियात की ज़बान में हम इसे रेसिडिविज़म कहते हैं। ये रेसिडिविस्टिक ट्रेट्स होते हैं लोगों के अंदर, स्पेशली जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो बार बार जाते हैं एक ही जुर्म के लिए या मल्टीपल क्रिमिनल एक्ट्स के लिए। उन लोगों को जो है डिटेन भी करते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद वही जो है वो एक्ट करते हैं। इसमें देखें, सज़ा मिलने के बावजूद एक अगर बंदा बिहेवियर कर रहा है तो उसके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं। उसकी पर्सनालिटी में ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि उसको कंपल्शन की तरफ लेके जाते हैं, और उसमें और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं। देखें, असला बनाने से जो उसको एक कह लें इकोनॉमिक रीइंफोर्समेंट मिल रही है, वो हो सकता है इस लेवल की हो कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो 4 साल भी रह आएगा। तो और अंदर भी जो माहौल है हमारी, जो आप कह लें प्रिजन्स के अंदर, तो वो भी कोई बहुत अच्छा फैसिलिटेटिंग माहौल नहीं है। लोग आपस में भी नेगेटिव बिहेवियर सीख रहे हैं। तो स्पेसिफिकली ये बचपन से आदी बन जाते हैं, ये एक दफ़ा जाते हैं, इनके लिए वो चीज़, वो सज़ा जो है वो उस कैलिबर की ही नहीं है। उनको वो सज़ा कह लें कि सज़ा समझते ही नहीं है, और उनको जो इकोनॉमिक गेन हो रहे हैं या जो नफ्सियाती उनको उस चीज़ से जो एक थ्रिल मिल रही है या एक उस तरीके से एक कह लें कि खुशी मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर इस टॉपिक पे बात हुई है। लोग जो हैं वो हमारी ड्रामों फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि गुर्बत की वजह से कत्ल व गारत शुरू कर दी, वारदातें करनी शुरू कर दी। ये भी आज इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको कहता है कि जी वो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो हुआ, मेरे हालात ख़राब हो गए तो मैं इस लाइन पे चल पड़ा और ये करना शुरू कर दिया। हालांकि उसको पता है कि ये वाला असलहा जो है ये नाजायज़ है, दूसरा किसी भी गलत काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम कोई फिर जब बुराई कर रहे होते हैं तो फिर हम कोई कंधा ढूंढ रहे होते हैं, कोई शोल्डर के हम इसको बुनियाद बना के कह देंगे, या वैसे ही हम ऐसे हो चुके हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बेसिकली हमारे माइंड के बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। हम गलत काम करके किस तरह एंजाइटी में नहीं आते, वो डिफरेंट रैशनलाइजेशन है कि मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो है मैं तो एक सिंपल जॉब कर रहा हूँ या मैं सिंपल कारोबार कर रहा हूँ, अब ये मेरा कसूर तो नहीं है कि अगला बंदा इस असले को यूज़ करके किसी को कत्ल करता है या अपनी सेल्फ डिफेंस में यूज़ करता है। तो ब्रेन के अंदर हमारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जैसे रैशनलाइजेशन है, अपनी बुराई को मिनिमाइजेशन में ले जाना, उसको बुराई ना समझना, या कोई बहुत ही कह लें कि मोरालिटी में अपने आप को प्रेजेंट करना कि भी मेरा क्या कसूर है, मैं तो एक कारोबार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उस शख्स के अंदर जो नफ्सियाती एक प्रेशर आना चाहिए, जो एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड में आना चाहिए, वो उस प्रेशर में नहीं आता। और उसको कई लोगों के ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि
हमारे इनहिबिटरी एरियाज होते हैं ब्रेन में, वो उनकी इनहिबिशन जो है वो ख़त्म हुई होती है, वो किसी भी लेवल तक रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स कर सकते हैं। और रेसिडिविस्टिक ट्रेट्स वाले लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। वेरी प्रिसाइजली हमारा हर जो बंदा गुनाह कर रहा होता है या कोई जुर्म कर रहा होता है, जब वो पकड़ा जाता है तो वो एक ही कहता है फिक्रा, आइंदा नहीं करूँगा। वो जो आइंदा है वो कब कैसे आ सकती है? रिहेबिलिटेशन से आ सकती है, माशरती रवैयों में तब्दीली से ला सकते हैं, सख्त सज़ा से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? देखिए, आइंदा नहीं करूँगा दैट इज़ जस्ट अ वर्बल स्टेटमेंट, ठीक है। वो आदत पड़ी होती है लोगों को वर्बली कहने की कि जी मैंने ये काम दोबारा नहीं करना, लेकिन जब तक उसको मॉरली इंगेज ना किया जाए, मॉरल इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मॉरल इंगेजमेंट के लिए जैसे आपने बात की कि जाहिर है हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो जेल्स में और जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो वेलबींग के प्रोग्राम्स हैं, जो साइकोपैथी और सोशियोपैथिक टेंडेंसीज़ को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम्स जो हैं वो रन करने की बहुत ज़रूरत है। और हम ऐसे लोगों को तभी अच्छा माशरे का अफराद बना सकते हैं जब उनकी हम काउंसलिंग करें, उनको साइकोथेरेपी में लेके जाएं, उनके साथ ऐसे कह लें कि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करें। ऐसे ठीक हो सकते हैं जी, ऐसे अपराध ठीक हो सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो कोई सकते हैं। एग्जांपल है आप ऐसी देखिए, आप लोगों की? आपके पास डिटेंशन सेंटर्स जो हैं, आप डिटेंशन सेंटर्स में ऐसे प्रोग्राम्स बाहर के मुल्कों में रन होते हैं जिसमें रेसिडिविस्टिक उनके लोगों में जो क्रिमिनल्स हैं रेसिडिविस्टिक टेंडेंसीज कम होती हैं, वो बार बार एक क्राइम नहीं करते और अगर एक दफ़ा आ जाते हैं, जब करेक्शनल सर्विसेज में चले जाते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट को, हमारे और लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो किस तरह अपना प्रोडक्टिवली टाइम यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ हम किस तरह की करेक्शनल सर्विसेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको माशरे का बहुत अच्छा अफराद बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहिबा मौजूद थी। यही कह रही थी कि ऐसे अफराद जो हैं वो माशरे का अच्छा सासा बन सकते हैं अगर उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए और उनको अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए। गुनाह उन्होंने जो किया होता है उसको उसके डिफेंस के अंदर वो बेशक बहुत कुछ कह रहे होते हैं कि माशरती हालात थे या घरेलू हालात थे या ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन गए थे जिसकी वजह से उनको ये जुर्म करना पड़ गया, लेकिन जुर्म की दलील कोई नहीं है। आपने उस जुर्म का इर्तिकाब किया है, आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन या सज़ा हम सही तरह नहीं दे पाते या कहीं पे जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए जाते कि ये मुलज़मान बाहर आके दोबारा से यही चीज़ करते हैं। माहिर कानून के पास चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सज़ा मिल जाए और इस तरह की सज़ाएं मिलनी शुरू हो जाएं, जैसे पुलिस कह रही थी कि ये जो मुकदमा है ये 13, 20, 65 दफ़ात के तहत दर्ज किया जाता है जिसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो 3 साल है और इसके अंदर लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। तो माहिर कानून से पूछेंगे कि लेजिस्लेशन करके इन सज़ाओं को बढ़ा के क्या हम डेटर्स क्रिएट कर सकते हैं मुलज़मान के ऊपर या नहीं? तेरह 20, 65 के ऊपर सजा जो है वो इंतहाई कम है जिसकी वजह से लोग जी और बेलेबल है। मेन चीज़ जो है कि वो बेलेबल ऑफेंस है, फौरी तौर पे उसकी बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। पुलिस कहती है कि इसकी सजाएं बढ़ाने की ज़रूरत है और ये लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकता है। तो क्यों हमें बहुत सी ऐसे CRPC में और PPC में ऐसी चीज़ें हैं जो पहले बहुत रिपीटेडली चीज़ वो जुर्म नहीं होते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको चेंज नहीं कर रहे, उनके अंदर बेहतरी नहीं ला रहे, जो वक्त के तकाजे हैं उसके मुताबिक सजाएं नहीं कर रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इसको लॉ को अमेंड होना चाहिए जहाँ पे देखें कि ये अब जो ऑफेंस है, जैसे आप देखेंगे साइबर क्राइम पहले नहीं होता था, उसके लिए हमने नई लेजिस्लेशन हुई, उस पर लोगों को अब ये जो
आपने देखा कोई ब्लू प्रिंट्स टाइप फिल्में जो है ना, पहले कोई इसको जुर्म नहीं समझा जाता था, लेकिन अब जब से ये साइबर क्राइम की वो ऑफेंस आए हैं, अब ये चीज़ें जुर्म हो गया और इससे लोग अब उसमें FIR भी हो रही हैं, सज़ाएँ भी हो रही हैं। लेकिन ये जो 13, 20, 65 है, इसकी सज़ा कम होने की वजह से हर कोई अपने पास असला, नजायज़ असला रखता है और उसकी नुमाइश भी करते हैं। आप देखें छतों के ऊपर खड़े होकर नौजवान जो है दिन दिहाड़े फायरिंग कर रहे होते हैं और उनको कोई पकड़ दकड़ उनकी नहीं होती। तो इस चीज़ को रोकथाम करने के लिए इसकी सज़ा भी बढ़नी चाहिए और इसको जिनके पास है उनसे फौरी तौर पर रिकवरी होनी चाहिए। सीनियर माहिर कानून हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर इब्तदाई तौर पर मुलजिम जो है वो कहता है कि वो पकड़ा भी जा चुका है, जेल भी गया, लेकिन तीसरे चौथे दिन उसकी ज़मानत हो गई और दोबारा से उसने आके वही काम शुरू कर दिया, यानी असले के जो मुख्तलिफ पार्ट्स से वो बनाना शुरू कर दिया और ये कबायली इलाकों से यहाँ पर काम को लेके आया था और इसके जो जिनके लिए काम करता है वो अभी भी इलाका गैर के अंदर असला फैक्ट्री जो है वो रन कर रहे हैं और यहाँ से कंपोनेंट जो है वो बना के भेजता है। जिस तरह से पुलिस ने कहा कि जब तक इसके अंदर सज़ाएं नहीं ज़्यादा होंगी, लेजिस्लेशन नहीं की जाएगी, तब तक लोगों के ऊपर खौफ जो है वो, उनके दिलों में खौफ जो है वो नहीं बिठाया जा सकता। हफीज़ुर रहमान साहब से यही जानने की कोशिश करेंगे। हफीज़ साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक शख्स है जो असलहा के मुख्तलिफ पार्ट जो है वो बना रहा है और उसको फिर यहाँ से बनाकर वो इलाका गैर में भेजता है जहाँ पे उसकी असेंबली होती है जी। पकड़ा जाता है, उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज होता है वो 13, 20, 65 की दफ़ात के तहत दर्ज होता है और वो अपने मुंह से कहता है कि मैं तीसरे चौथे दिन बाहर आ गया जी। तो इस तरह से इस चीज़ को डिस्करेज किया जा सकता है जी। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि क्योंकि इसकी 13, 20, 65 की जो सज़ा है वो मैक्सिमम 3 साल और बेलेबल ऑफेंस है, तो इस वजह से उसकी बेल तो आफ्टर अरेस्ट जो है ना वो उसमें हो जाती है। तो इसमें अगर सज़ा जब तक इसको नहीं बढ़ाया जाएगा उस वक्त तक तो ये जुर्म जो है वो होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर कोई नाजायज़ असला रखता है तो उसको एक तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और इसकी सज़ा बढ़ेगी तो लोग इससे जो है ना इनकी अवॉइड करेंगे कि कोई नाजायज़ असला उनके पास हो। और जैसे फैक्ट्री की बात की कि उसने कोई फैक्ट्री लगाई तो उस फैक्ट्री को तो फौरी तौर पे सील होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ना कि वो फिर कंटिन्यू करे और चलता रहे। तो नजायज़ असले की वजह से जो क्राइम रेट है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कोई अपने सेल्फ डिफेंस के लिए असला रखता है वो लाइसेंसी होता है और उससे कोई भी, मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए कोई भी बंदा लाइसेंसी असले से कोई ऐसा एक्ट नहीं करता, क्योंकि जब कोई जुर्म करता है तो वो तो बिल्कुल कोई नाजायज़ असले से ही करेगा ताकि उसको बाद में कहीं डिस्पोज ऑफ कर दे और उसको अपना ये कि पकड़ा ना जाए। तो लाइसेंसी असले से जुर्म नहीं होता। मेरा सिर्फ यही कहना कि नाजायज़ असला पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होना चाहिए और इसकी सज़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि किसी के पास ये असला मौजूद ना और कोई रखने से इसको ग्रेस करे। हफीज़ साहब, ये जो 13, 20, 65 है इसकी तशरीह क्या है, ये इसको डेफिनेशन इसकी कैसे की जा सकती है? डेफिनेशन कि जो कोई असला जिससे कि किसी की जान को जा सकती है, आतिशी असला है, उसमें सारे ये वेपन्स आ जाते हैं। तो अगर किसी के पास है और उसका लाइसेंस नहीं है तो वो नाजायज़ है। उसको 13, 20, 65 तो ये होगी कि किसी के पास नाजायज असला है, लेकिन अगर कोई बंदा मेकिंग कर रहा है उसके ऊपर भी इसी बेसिकली तो वो क्योंकि असला ही बना रहा हो तो वहाँ पे उससे रिकवर हुआ तो नाजायज़ असला ही रिकवर हुआ ना। तो जो बनाना है उसकी मेकिंग है, उसके लिए मैंने आपको कहा उसकी अगर फैक्ट्री है तो उसको सील करना चाहिए कि अगर कोई लाइसेंस के बगैर कोई ये मेकिंग कर रहा है, बना रहा है तो
13, 20, 65 के ऊपर सजा जो है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से लोग जी, और बेलेबल है। मेन चीज़ ये है कि वो बेलेबल ऑफेंस है, फौरी तौर पे उसकी बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। पुलिस कहती है कि इसकी सजाएं बढ़ाने की ज़रूरत है और ये लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकता है। तो क्यों हमें बहुत सी ऐसे CRPC में और PPC में ऐसी चीज़ें हैं जो पहले बहुत रिपीटेडली चीज़ वो जुर्म नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको चेंज नहीं कर रहे, उनके अंदर बेहतरी नहीं ला रहे, जो वक्त के तकाजे हैं उसके मुताबिक सजाएं नहीं कर रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इसको लॉ को अमेंड होना चाहिए, जहाँ पे देखें कि ये अब जो ऑफेंस है, जैसे आप देखेंगे साइबर क्राइम पहले नहीं होता था, उसके लिए हमने नई लेजिस्लेशन हुई, उस पर लोगों को अब ये जो आपने देखा कोई ब्लू प्रिंट्स टाइप फिल्में जो है ना, पहले कोई इसको जुर्म नहीं समझा जाता था, लेकिन अब जब से ये साइबर क्राइम की वो ऑफेंस आए हैं, अब ये चीज़ें जुर्म हो गया और इससे लोग अब उस पर FIR भी हो रही हैं, सजाएँ भी हो रही हैं। लेकिन ये जो 13, 20, 65 है, इसकी सज़ा कम होने की वजह से हर कोई अपने पास असला, नाजायज़ असला रखता है और उसकी नुमाइश भी करते हैं। आप देखें छतों के ऊपर खड़े होकर नौजवान जो है दिन दिहाड़े फायरिंग कर रहे होते हैं और उनको कोई पकड़ दकड़ उनकी नहीं होती। तो इस चीज़ को रोकथाम करने के लिए इसकी सज़ा भी बढ़नी चाहिए और इसको जिनके पास है उनसे फौरी तौर पे रिकवरी होनी चाहिए। इस पे कई दफ़ा मुहिम चलती है कि नाजायज़ असला जमा करवा दें इतने दिन के अंदर, अदरवाइज़ हम बाद में पकड़ा गया तो ये होगा वो होगा, रेट्स होंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसको अमेंड करने की कैपेसिटी किसकी है? ये ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट भी कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती है। और प्रपोज कौन करेगा इस चीज़ को? कौन इस चीज़ को समझेगा कि अब ये कोई भी जो मेंबर असम्बली है उसको बिल को लेके आ सकते हैं आप। ये जो हमारी बार कौंसल्स हैं इसमें ये भी रोल अदा कर सकती हैं, क्योंकि आप लोग रोज़ाना अदालतों में पेश होते हैं और ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे जिसके अंदर आप देखते हैं कि अगर आप किसी मुखालिफ की तरफ से गए हैं तो मुल्जिम जो है वो फ़ौरन बेल आउट हो रहा है। तो आप लोग भी प्रपोज नहीं कर सकते, जिस तरह के आपके स्टेचर है, आप मुख्तलिफ ओहदों पे रह चुके हैं, तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ को प्रपोज करते कि बहुत सी ऐसी कानून में चीज़ें हैं जिनकी सज़ा वक्त के मुताबिक बहुत कम बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये नाजायज़ असला तो हमारे मुल्क में अब आम है। हर बंदा जो हर शख्स जो है ना अपने पास लेकर, और ये जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उसमें भी सारा नाजायज़ असला इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं भी कहता हूँ कि इसको बढ़नी चाहिए सज़ा, और ये लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तो इस पे सज़ा भी बढ़े और प्लस इसको जो लोगों के पास है उसके बाकायदा इसकी रिकवरीज होनी चाहिए लोगों से। रिकवरी तो हफीज़ साहब क्योंकि पुलिस ने करनी है और पुलिस तो पहले ही जो काम कर सकती है वो ही नहीं कर रही। हमारी जो बार्स हैं, यानी हमारी बार्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं और वो उन चीज़ों को प्रपोज भी कर सकती हैं। आप जी, मैं इंशाल्लाह जी मैं मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल है, वहाँ भी ये मैं प्रपोजल दूंगा कि ये 13, 20, 65 की सज़ा की हद तक इसको भी बढ़ना चाहिए, और ये जो नाजायज़ असला जिन लोगों के पास होता है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे पुलिस का कहना है कि उन्होंने मुल्ज़िमान को पकड़ा और मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि वो पहले भी पकड़े जा चुके हैं और इसी तरह के इसी रेलिवेंट केस के अंदर वो पकड़े गए थे और तब भी 13, 20, 65 का मुकदमा दर्ज हुआ था और 4 दिन के बाद मुल्ज़िम ने बताया कि वो बाहर आ गया था। असलहा लाहौर से असलहे के पार्ट्स जो हैं वो लाहौर में तैयार करने के बाद पेशावर और दूसरे कबायली इलाकों में भेजे जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये 3 बंदे नहीं, पूरा एक ग्रुप है जो ये काम करता है और उनको ये भी मालूम है, जैसे पुलिस ने कहा कि अगर हम उनके पास से आतिशी असले के साथ कोई दीगर चीज़ें जिसके अंदर धमाका खेज़ मवाद या बारूदी मवाद वो बरामद हो जाता तो 780A और उससे एंटी टेररिस्ट की जो एक्ट की जो दफ़ात हैं वो लगाई जा सकती थी, जिससे उनको ज़्यादा फिक्स किया जा सकता था, ज़्यादा देर तक उनको जेल में रखा जा सकता था। लेकिन क्योंकि मुल्ज़िमान को इन तमाम चीज़ों का पता है, इसलिए पुलिस समझती है कि इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए और जो हल्का पावर कॉरिडोर्स में अपना असर रसूख रखते हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को करें। हफीज़ुर रहमान साहब भी यही फरमा रहे हैं कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन मुल्ज़िमान की इतनी जल्दी ज़मानत हो जाना इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि वो दोबारा से इस कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही वजह है कि मुल्ज़िम दोबारा 4 साल से लाहौर में फैक्ट्री चला रहा था, असले के पार्ट्स बना रहा था, लेकिन किसी की नज़र से नहीं गुजरा। शायद उसको ये भी खौफ ख़त्म हो चुका है कि वो ज़्यादा देर तक जो है जेल में नहीं रहेगा, इसलिए वो रिपीटेडली इसी कारोबार को कर रहा है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।